Hello students, today we are going to learn few important topics of this paper DWDM. First, let's start with data mining. So last class you have seen that we discussed about KDD process, and in the KDD, that is knowledge discovery in database, this process consists of data mining as one of the core steps. तो data mining का मतलब क्या था? This is the process of discovering hidden patterns, correlations, and useful information from large data sets using statistical, mathematical, and computational techniques. So एक large data set से हम statistical techniques, mathematical and computational technique के जरिए हम क्या करते हैं? Hidden patterns को find out करते हैं. ठीक है. तो ये एग्जांपल हमने दिया है ए सुपरमार्केट एनालाइजिंग सेल्स डेटा एंड फाइंडिंग दैट कस्टमर्स हु बाय बेबी प्रोडक्ट ऑफन बाय मिल्क. तो ये एक हो गया पैटर्न. इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा. कैसे? हम क्या करेंगे कि देख लेंगे बेबी प्रोडक्ट्स कितना बाय हो रहा है, अकॉर्डिंगली मिल्क हम रख लेंगे. राइट. तो ये हो गया डेटा माइनिंग का डेफिनेशन. People often get confused between these two terms, machine learning and data mining. देखो, machine learning and data mining both are closely related. ठीक है, तुम लोगों का एक पेपर भी रहेगा जिसका नाम है मशीन लर्निंग बाद में. ठीक है. तो मशीन लर्निंग एक्चुअली फोकसेस ऑन बिल्डिंग predictive models that learn patterns from data and make predictions और decisions. तो मशीन लर्निंग क्या करता है? आपके डेटा, जो आपने जो डेटा प्रोवाइड किया है, आपका डेटा सेट जो है, उससे वो क्या करता है? पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं. कैसे? प्रेडिक्टिव मॉडल बिल्ड करके. ठीक है. प्रेडिक्टिव मॉडल के जरिए मशीन लर्निंग वो पैटर्न फाइंड करते डेटा से. आप उस पैटर्न के बेस पे वो प्रेडिक्शन करते हैं या तो डिसीजन लेते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूं, लास्ट 1 मंथ का डेटा देख लिया. जे टेम्परेचर इतना है और ह्यूमिडिटी इतना है, तो रेनिंग हो रहा था. और इट राइट. रेनिंग मीन्स इट वाज रेनिंग व्हेन द टेम्परेचर इज लाइक नियर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द ह्यूमिडिटी इज लाइक समथिंग मीन दैट वैल्यू. सो तो ये जो लर्न किया, ये पैटर्न लर्न किया, उसके बाद वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि टुमारो वेदर इट इज गोइंग टू रेन और नॉट. राइट. तो ये होगा एक मशीन लर्निंग मॉडल जो प्रेडिक्ट करके आपको देंगे डिसीजन मेकिंग करके. ठीक है. तो अभी हम हर जगह पे जो एआई है ना, वहां पे मशीन लर्निंग यूज करते ही है. राइट. वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग फॉर प्रेडिक्शंस एंड इट इज अ कोर पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब डेटा माइनिंग का मतलब क्या था? डेटा माइनिंग का मीनिंग ये था कि वो अननोन और यूजफुल पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं लार्ज डेटा सेट से. तो क्या हो गया? मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू वो मॉडल बना के हम पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं. तो एक्चुअली डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग मॉडल को यूज करके ही वो पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं. तो मैं इसे हाईलाइट कर दिया. डेटा माइनिंग यूजेस मेनी मशीन लर्निंग मॉडल्स और एल्गोरिथम्स. सॉरी, मॉडल जो टर्म है इंपॉर्टेंट एक इस चीज के लिए है. पहले एल्गोरिथम आते हैं. जब एल्गोरिथम को हम ट्रेन करते हैं ना डेटा के थ्रू, तब जाके ये मॉडल बनते हैं. तो पहले आप एल्गोरिथम बोलो, उसके बाद ही मॉडल आते हैं. तो डेटा माइनिंग यूजेस मेनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स such as decision trees, clustering, association, rule mining to identify relationship and trends. ठीक है. तो अब इन दोनों का मैं कंपेटिटिव टेबल दिखा हूं. डेटा माइनिंग का गोल क्या है? तो डिस्कवर हिडन पैटर्न्स. मशीन लर्निंग का बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स. ठीक है. फोकस क्या रहता है डेटा माइनिंग का? नॉलेज डिस्कवरी के ऊपर. बट मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेनिंग एंड प्रेडिक्शन के ऊपर. ठीक है. प्रेडिक्शन के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं. एग्जाम्पल लाइक फाइंड व्हिच प्रोडक्ट्स आर ऑफन बॉट टुगेदर, एंड मशीन लर्निंग प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा. ठीक है. अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया. अब ये जो मशीन लर्निंग है, मेनली दो टाइप का होता है, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग टास्क ड्रिवन प्री कैटेगराइज डेटा रहता है आपका. आपके डेटा के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पहले से रहता है, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा बिफोर हैंड, लाइक टैगिंग रहना कि टैग, सपोज आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स है, उसमें सब में लिखा हुआ है कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, इस टाइप के. तो वो टैग और प्री कैटेगराइज देता है. तो वो डेटा लेके जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को बनाते हैं, तो पहले ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद टेस्टिंग कराते हैं.
ट्रेनिंग में हम एक डेटा सेट मतलब क्या है, सपोज तुम्हारे पास डेटा पॉइंट्स है 1000 डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स कुछ भी हो सकता है, जो भी स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड ही डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वो उस डेटा सेट का 70 to 80% तुम ट्रेनिंग के लिए यूज करोगे, और 20 बस एक मुझे आपका 20 to 30% आप टेस्टिंग के लिए यूज करोगे। तो मेरी बात यह है कि आप ट्रेनिंग में ज्यादा डेटा यूज करते हो, टेस्टिंग में कम। तो ट्रेनिंग में हम ज्यादा डाटा इसीलिए देते हैं ताकि उस डाटा पॉइंट से और डाटा से फीचर्स को हमारा मॉडल अच्छे से लर्न कर पाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नया डाटा आएगा उसका फीचर्स को वो पहचान पाएगा, मतलब इट कैन डिटेक्ट द फीचर्स एंड अकॉर्डिंगली इट कैन प्रेडिक्ट कि वो क्या हो सकता है। राइट? समझ में आ गया अच्छे से? तो सुपरवाइज लर्निंग आपका, जहां पे डेटा के बारे में नॉलेज पहले से रहता है। और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर दो चीज आता है मेनली, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम लेवल को डिटरमाइन करते हैं, जैसे पास फेल, ब्लैक व्हाइट, ठीक है, सपोज इट इज गोइंग टू रेनिंग, यस नो। तो ये टैग। रिग्रेशन जहाँ पे हम वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस वैल्यू, लाइक अभी डेटा का जो स्टॉक है उसका मार्केट वैल्यू कितना बढ़ेगा, ठीक है, हाउ मच, 20 30। तो ये जो वैल्यू है, जब वैल्यू रिलेटेड रहता है उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। हो गया। अब अनसुपरवाइज लर्निंग हम अनलेबल डेटा के ऊपर प्रयोग करते हैं, मतलब आपके डेटा का कोई नॉलेज यहाँ पे नहीं रहेगा। उस डेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका सिमिलरिटी है, उसके बेसिस पे हम उसको डिवा मतलब ग्रुपिंग करते हैं। सिमिलर टाइप का आइटम एक ग्रुप में आएगा, ठीक है, और बाकी दूसरे ग्रुप में। तो दो ग्रुप के अंदर जो है अलग अलग डेटा पॉइंट्स रहेगा, उनके बीच सिमिलरिटी, एक ग्रुप के अंदर सिमिलरिटी ज्यादा रहेगा बट दो ग्रुप के अंदर सिमिलरिटी कम रहेगा। तो हाई इंट्रा क्लस्टर मतलब ग्रुप के अंदर ज्यादा अच्छा रहेगा उसका प्रॉपर्टी, एंड लो इंटर क्लस्टर। इंटर मतलब दो ग्रुप के बीच उसका रिलेशन क्या होगा, कम रहेगा। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन आता है। क्लस्टरिंग जो अभी मैंने बताया, डिवाइड बाय सिमिलरिटी। एसोसिएशन, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस के उसने ब्रेड खरीदा तो साथ में वो क्या मिल्क खरीदेगा, इस तरह का एसोसिएशन। और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे फीचर्स, अननेसेसरी फीचर्स को हटा के कम को लाते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो देख लिया तुमने, सुपरवाइज लर्निंग में लेवल डेटा, इस टाइप के डेटा को लेवल बोलते हैं, जहाँ पे ये देखो, ये एलिफेंट है, ये कैमल है, ये गाय है, ये सब लिखा रहता है। तो लेवल्स है काउ, एलिफेंट, कैमल। तो ये ट्रेनिंग डेटा हो गया, उससे हम एल्गोरिथम को ट्रेन करके जो मिलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग में अगर पता चल गया 100% टेस्टिंग रिजल्ट, एलिफेंट कैमल को कर पा रहा है। तो सुपरवाइज लर्निंग ऐसा होता है कुछ। अनसुपरवाइज लर्निंग ग्रुपिंग करते हैं, जिसको हम क्लस्टरिंग करना भी बोलते हैं, और ये सारे ग्रुप को इंडिविजुअली क्लस्टर बोलते हैं। सुपरवाइज लर्निंग समझ में पूरा आ गया, जो लेवल डाटा को यूज करते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट पेयर्स एंड आउटपुट डिटरमाइन करते हैं, और इसमें क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन आते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, अनसुपरवाइज लर्निंग अनलेवल डाटा के लिए, और इसमें आपका हिडन पैटर्न्स और ग्रुप्स विद इन डाटा हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको अभी अभी, एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। इट असाइंस डाटा आइटम टू वन ऑफ सेवरल प्री डिफाइंड कैटेगरीज और क्लासेस। इट इज सुपरवाइज लर्निंग मेथड, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल अगर आप देखोगे, तो आप सपोज बैंक का मैनेजर हो, लोन मैनेजर। आप पहले बैंक कस्टमर्स को लोन देने से पहले ये डिटरमाइन करोगे वो लोन हाई रिस्क है या लो रिस्क। तो क्लासिफाइंग बैंक कस्टमर्स एज हाई रिस्क और लो रिस्क फॉर लो रिस्क फॉर लोन्स। इसमें एल्गोरिथम जो क्लासिफिकेशन में आ जाता है आपका, डिसीजन ट्रीज, नेब बेस्ड, सपोर्ट वेक्टर मशीन। आप सपोर्ट वेक्टर मशीन, नेब बेस्ड, इसमें डिटेल्स में अभी इस पेपर में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं नेक्स्ट आपका रहेगा सेमेस्टर में, मशीन लर्निंग कोई एक सेमेस्टर में है उसमें पढ़ाऊंगा। अब डिसीजन ट्री का भी अलग अलग टाइप है, ID3, C4.5 कार्ड। बस ये याद रख लो कि डिसीजन ट्री, नेम बेस्ड, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पे हम लेवल डाटा यूज करते हैं। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट है न्यूरल नेटवर्क, वो भी एक आपका सुपरवाइज लर्निंग है। रिग्रेशन में मैंने बोला ना आपको कि कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करा जाता है,
ये भी एक सुपरवाइज लर्निंग है। और रिग्रेशन के अंदर आपका एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन हो गया, मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है। अब मैं फिर से दिखा देता हूँ डायग्राम के सहित। रिग्रेशन दिख रहा है आपको, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, दाम कितना होगा वो पूरा प्रेडिक्ट कर रहे हो, कंटिन्यूअस वैल्यू। क्लासिफिकेशन में आप डिटरमाइन कर रहे हो लेवल्स, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेजिटेबल्स में आ रहा है और ये फ्रूट्स में आ रहा है, तो ये फ्रूट्स का टैग लग जाएगा, लेवल लग जाएगा। ये लेवल को डिटरमाइन करना ही इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लस्टरिंग मैंने बोला ना, क्लस्टरिंग क्या होता है? ग्रुप सिमिलर डाटा ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लस्टर्स विथ नो प्री डिफाइंड लेवल्स। वो इंफॉर्मेशन, जैसे तुम लोग का क्लास में, मैं जब पहले क्लास लेने आया तो मैं पहले ये डिटरमाइन करूंगा कि ये क्लास के बच्चे कैसे हैं, हाउ द स्टूडेंट्स आर, दे आर शार्प, एवरेज और वेरी बैड। वेरी बैड मीन्स लो आईक्यू। तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिटरमाइन दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉपर्टीज ऑन फीचर्स एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होगा, आप कैसे जवाब दे पा रहे हो, कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। अकॉर्डिंगली 2-3 डेज में मैं ग्रुपिंग बना लूंगा कि ये वेरी शार्प ग्रुप्स है, ये एवरेज है और ये बिलो एवरेज है। समझ में आ गया। पहले कोई टैग नहीं था, किसी के माथा में, किसी के सिर पे ये लिखा नहीं रहेगा कि वो शार्प है या वो एवरेज है, वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। तो वो एक एग्जांपल हो गया क्लस्टरिंग। तो ये का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। क्लस्टरिंग का बहुत सारे एल्गोरिथम्स, उसमें से इंपॉर्टेंट है के मींस, डिविजन, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग मैंने बोला ना, ये हम मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। मार्केट बास्केट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप एक चीज खरीद रहे हैं, कोई एक कस्टमर कुछ चीज खरीद रहा है, तो उसके साथ साथ और क्या खरीदने का चांस है। जैसे ब्रेड खरीद रहा है, इफ ही इज परचेसिंग ब्रेड ब्रेड सॉरी, देन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेसिंग मिल्क। तो ये जो है एसोसिएशन को फाइंड आउट करना, पैटर्न को फाइंड आउट करना को बोलते हैं हम association rule mining, finds relationships or association between items in a transactional database। इसी को ही हम बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस करना। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी, if a customer buys bread, there is an 80% chance that they will also buy butter। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ए प्रायरी एल्गोरिथम। ठीक है, ए प्रायरी एल्गोरिथम। अब डेटा जब हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, जो रॉ डेटा है उसी को डायरेक्ट हम नहीं देते, उसको प्री प्रोसेस करते हैं। जैसे आप सब्जी बनाने जा रहे हो, सब्जी को बिना धोए तो आप बनाने नहीं जाओगे ना। इसी तरह आप अच्छे से बनाओ, आप अच्छा चीज डेटा को लेके आप ट्रेनिंग कराओगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इफ यू give raw data, you may not get better results. You have to pre-process the data to make it means enhance or make it good quality, right? So that's why we use data pre-processing. So before applying data mining algorithms, raw data must be clean, prepared, and this process is called data pre-processing, and it ensures data quality, consistency, and reliability. So data cleaning means remove noise, handling missing or duplicate values, as for example replace missing cells data with an एवरेज वैल्यू। कल बोला था ना, मिसिंग वैल्यू को हम एवरेज से या तो जीरो से रिप्लेस करते हैं। डेटा इंटीग्रेशन मीन कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इनटू सिंगल डेटा सेट, एज फॉर एग्जांपल मार्श सेल्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल ब्रांचेस। ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कन्वर्ट डेटा इनटू सुइटेबल फॉर्मेट्स लाइक नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन। नॉर्मलाइजेशन काल मैंने क्या बोला था कि आपका वैल्यूज 1 से 100 के भीतर है, 70-80 ऐसे है, उसको मैं 0 to 1 के अंदर लाऊंगा। तो कैसे करूंगा, 70 डिवाइड बाई 100। तो ये नॉर्मलाइजेशन है, एग्रीगेशन है, ये सब क्या है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। फॉर एग्जांपल स्केलिंग सेल्स बिटवीन 0 and 1, जो मैंने एग्जांपल दिया। डाटा रिडक्शन मीन रिड्यूस द डाटा साइज बट रिटेन एसेंशियल पैटर्न। इसको हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी बोलते हैं। और इसके लिए एक फेमस एल्गोरिथम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, दैट इज पीसीए। ट्रेनिंग टेस्टिंग आपको मैंने बोल दिया, to evaluate the performance of machine learning models, we use training data set used to train the model and adjust internal parameters like weights, rules, etc. Using past customer data to train a churn prediction model. Then testing data means to use to evaluate how well the trained model performs on unseen data. Testing the model on new customer on data to measure accuracy. याद रखना, डेटा सेट का 70-80% ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, 20-30% हम टेस्टिंग के लिए। ठीक है, 30-20% हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। तो कॉमन डाटा माइनिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग का मैंने बोला था, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम।
तो डिसीजन ट्री से समझ में आ रहा है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर लेते हैं फॉर्म में. सो ए डिसीजन ट्री रिप्रेजेंट डिसीजंस एंड देयर पॉसिबल आउटकम्स इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. याद रखना, ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट्स ए टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट एंड ब्रांच रिप्रेजेंट्स एन आउटकम ऑफ द टेस्ट एंड ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट्स ए क्लास लेवल और डिसीजन. तीन ही चीजें, इंटरनल नोड एक टेस्ट और ऑपरेशन बता रहा है, and branch is representing an outcome and leaf node representing class level. जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिया हूँ. डिसीजन ट्री, शुड आई एक्सेप्ट ए न्यू जॉब ऑफर, क्या मैं एक नया जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा या नहीं, इसका हम बना रहे हैं डिसीजन ट्री. सो फर्स्ट, सैलरी एटलीस्ट 50,000. इफ यस, ओके. इफ नो, तो हम डायरेक्टली डिक्लाइन ऑफर में जाएंगे. तो डिक्लाइन ऑफर क्या है? ये टैग है, ये लेवल है, यही क्लासिफिकेशन का रिजल्ट होता है. ठीक है. तो रूट नोट में हमने रखा सैलरी एटलीस्ट ग्रेटर देन एटलीस्ट 50,000. नो हो गया तो डायरेक्ट डिक्लाइन ऑफर. यस हो गया तो हम आया नेक्स्ट में. देखो इंटरनल नोट में क्या रख रहा है, टेस्ट और ऑपरेशन. कम्यूट मोर देन 1 आवर, एक घंटा से ज्यादा कम्यूट करना पड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, नो. इफ यस देन डिक्लाइन ऑफर, बहुत ज्यादा ट्रेवल करते नहीं पड़ेगा तो डिसीजन होगा डिक्लाइन ऑफर. अगर नहीं है तो इस ओके. तो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज ऑफर्स फ्री कॉफी, अगर फ्री कॉफी दे रहा है तो एक्सेप्ट ऑफर, अगर नहीं दे रहा है तो डिक्लाइन ऑफर. तो समझ में आ रहा है, ये जो लास्ट में आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, ये सब लीफ नोट्स है, लीफ नोट. और यही बताते हैं आपका क्लास का लेवल्स. इंटरनल नोट, टेस्ट और ये जो एडजस्ट है, एडजस्ट डिसीजन बता रहा है. यस नो ऐसा डिसीजन बता रहा है. समझ में आ गया पूरा. सो इसी तरह हम डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हैं इन ए बैंक लोन डाटा सेट. नोट्स में रिप्रेजेंट इनकम एज क्रेडिट स्कोर लीडिंग टू ए डिसीजन अप्रूव और रिजेक्ट. एडवांटेज ये है कि डिसीजन ट्री का, इट इज इजी टू इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज एंड हैंडल्स बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरियल डायग्राम. और उसका एग्जाम्पल है डिसीजन ट्री का, बहुत सारे टाइप का है, जैसे आईडीटी, दैट मीन्स आइटरेटिव dichotomizer tree, C4.5 and CART. CART stands for classification and regression tree. याद रख लेना, IDT, C4.5, CART, they are different types of decision tree. अब मैं आ जाता हूँ क्लस्टरिंग में. क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक होता है जहां पे डेटा के बारे में नॉलेज नहीं आता है, नहीं होता है हमारे पास. वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन और अबाउट द डेटा, वी डोंट हैव लेवल डाटा हियर. नाउ देयर इज अ फेमस clustering algorithm or unsupervised learning algorithm is k-means clustering algorithm. या के रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ क्लस्टर की, बहुत एन डेटा पॉइंट्स को हम 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, तो के क्या हो जाएगा 3. तो पहले स्टार्ट हम करते हैं कोई भी एल्गोरिथम का. यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर के, ये आपको पहले से देना पड़ता है. ठीक है, 3 सही है, 2 सही है, 7 सही है, कितने क्लस्टर सही है. यही एक प्रॉब्लम भी है. तो इसीलिए हम के को डायनेमिकली डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं, मतलब बनाते हैं. उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल से आप लोग बस इसको याद रख लो. स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ क्लस्टर कितना होगा, यूजर्स प्रोवाइड करेंगे. सेंट्रोइड्स मतलब पहले सेंटर, कोई कोई तो सेंटर होगा ना, तो वो हमें देना पड़ता है. और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू सेंट्रोइड मतलब 3 सेंटर, 3 क्लस्टर के लिए 3 सेंटर. आप हर एक डेटा पॉइंट को उस सेंट्रोइड मतलब सेंटर तक डिस्टेंस मापेंगे. C1 C2 C3 अगर 3 सेंटर है तो एन डेटा पॉइंट्स है, हर एक एन डेटा पॉइंट्स को हम माप देंगे डिस्टेंस टू द C1 C2 C3. जिसमें कम होगा, जिसके सपोज C1 तक डिस्टेंस कम है, ठीक है, थर्ड पॉइंट का C1 तक कम है, तो C1 उस क्लस्टर में रख देंगे. तो ग्रुपिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन मिनिमम डिस्टेंस, ये हम करते रहेंगे. हर एक बार में हम मीन निकालेंगे. मीन मतलब एक बार तो मान लिया सेंट्रोइड, नेक्स्ट टाइम हम जो जो ग्रुप फॉर्म हुआ उसका मीन्स को हम सेंट्रोइड मान के हर एक डाटा पॉइंट्स को फिर से उस सेंट्रोइड का डिस्टेंस निकाल के ऐसे मूव कराते रहेंगे. एक समय में डाटा पॉइंट्स मूव नहीं करने लगेगा, मतलब जो जहां पे है वहीं पे रह जाएगा. तो दैट इज द बेस्ट पोजिशन ऑफ द डाटा पॉइंट, देन वी स्टॉप. तो ये हो गया के मींस क्लस्टरिंग. तो आफ्टर दैट गुड क्लास मींस क्लस्टर्स विल बी फॉर्म. लाइक बिफोर के मींस ये सारे डाटा पॉइंट्स था, आफ्टर के मींस ऐसे ग्रुप बन गया जहां पे सिमिलर डाटा पॉइंट्स एक ग्रुप में रहेगा, डिसिमिलर डिफरेंट ग्रुप में. सो के मींस पार्टीशन डाटा इनटू के क्लस्टर वेयर ईच डाटा पॉइंट बिलोंग्स टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट मीन. ठीक है, मीन समझ में आ गया. ठीक है, ये सब डाटा पॉइंट्स था, ये सेंट्रोइड ले लिया सपोज, ये तो ये सारे पॉइंट्स को उससे मतलब हर एक सेंटर सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करके जहां कम डिस्टेंस मिला है, ठीक है, उसमें असाइन कर दिया. नेक्स्ट टाइम फिर से मीन निकाला, फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट किया,
एन मिनिमम डिस्टेंस में असाइन कर दिया। तो क्या कर रहे हैं आप, स्टेप वन में चूज के इनिशियल सेंट्रोइड्स रैंडमली, 3 सही है 4 सही है, हमें रैंडमली लेना पड़ता है। असाइन ईच डाटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड, then recalculate the centroids for each cluster, repeat the steps 2 and 3 until centroids do not change। याद रख लेना, इसमें कोई डाउट है तो मुझे डायरेक्ट पूछ लेना। तो इसका एग्जांपल लाइक ग्रुपिंग कस्टमर्स इनटू 3 क्लस्टर्स, हाई स्पेंडर्स, मीडियम स्पेंडर्स एंड लो स्पेंडर्स। एडवांटेज के मींस का ये है कि ये सिंपल एंड एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट, वर्क्स वेल व्हेन क्लस्टर्स आर वेल सेपरेटेड। ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग और क्लस्टरिंग का भी एक डेफिनेशन मतलब एग्जांपल हो गया के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, लिख लेना जो मैंने यहाँ पे दिखाया हूं आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट है ए प्रायोरी एल्गोरिथम, जो एसोसिएशन रूल माइनिंग में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, आइटम सेट्स होता है हमारे पास, उसके बाद के आइटम सेट कैंडिडेट्स डिफाइन करते हैं, सपोर्ट डिफाइन करते हैं। सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो ठीक है, फ्रीक्वेंट आइटम, अगर नहीं होगा तो हम स्टॉप कर देंगे। सेट ऑफ के माइनस वन फ्रीक्वेंट आइटम सेट, इफ यस स्टॉप। तो इसका स्टेप्स ये है कि ये तो समझ में आ गया ना, ए प्रायोरी एल्गोरिथम दे आइडेंटिफाइड फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स एंड जनरेट एसोसिएशन रूल। फ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है, हम देखेंगे कि इफ ए पर्सन बाइज ब्रेड ही ऑल्सो बाइज मिल्क, तो ऐसा ऐसा अगर 10 बार हो रहा है, ठीक है, तो उसका वो जो कॉन्फिडेंस है ज्यादा है, उसका जो सपोर्ट है 10 ज्यादा है। बट अगर इफ ए पर्सन बाइज ब्रेड, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग, सपोज ही इज बाइंग से some cigarette, तो वेरी लेस से 2, तो हम उस रूल को नहीं लेंगे। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को ही मानते हैं, और उसके सपोर्ट के ऊपर उसका सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो उसको हम एसोसिएशन रूल मान के चलते हैं। तो पहले जनरेट कैंडिडेट आइटम सेट्स ऑफ लेंथ के, count their support frequency and prune item sets below minimum support threshold and generate association rules that meet minimum confidence level। तो ऐसे रहता है आइटम्स, और ये है टी आई डी। ठीक है, T1 ABC, T2 AC, T3 BCD, T4 ABC। यहाँ पे सपोर्ट हम फाइंड आउट करते हैं, ए सी का सपोर्ट 50% है, कॉन्फिडेंस A to C 66% है। तो ये इसका मतलब ये जो A इम्प्लाई C है, ये कंसिडर्ड है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल माइनिंग, और उसको हम मान लेंगे। ठीक है। इसका एप्लीकेशन बोल दिया ना मैंने, मार्केट बास्केट एनालिसिस में यूज करते हैं, क्रॉस सेलिंग रिकमेंडेशन में, वेब यूजेस फाइंडिंग में यूज करते हैं। तो तुम लोगों को समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज है, कैटेगराइज डेटा करते हैं, और इसका एग्जांपल डिसीजन ट्री, एसवीएम के नेम बेस ये सब होता है। ठीक है। रिग्रेशन सुपरवाइज है, बात ये न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, इसका एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज है, और ये ग्रुप सिमिलर डाटा को ग्रुप करते हैं, और के मींस डिविजन ये सब एग्जांपल है। एसोसिएशन रूल माइनिंग अनसुपरवाइज रिलेशंस को फाइंड करते हैं, और ये प्रायोरी है इसका। ठीक है। ट्रेनिंग टेस्टिंग से समझ में आ गया, 80-20 और 70-30। तो ये प्रायोरी एल्गोरिथम ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये फिर से मैं डेफिनेशन देके रखा हूँ। इज ए क्लासिकल एल्गोरिथम यूज फॉर mining frequent item sets and generate association rules for transactional database. It works on the principle that all subsets of a frequent item set must also be frequent, also known as a priori property। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट यूजिंग ए प्रायोरी एल्गोरिथम विथ मिनिमम सपोर्ट 50% एंड कॉन्फिडेंस 50%। ये सारे आइटम्स दिया हुआ है। तो पहले हम कितना ट्रांजेक्शन हुआ हम देखते हैं, 4 हुआ है। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट 50%, तो मिनिमम सपोर्ट काउंट होगा कितना, 50 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2। तो पहले फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स काउंट करते हैं। आइटम ए कितने बार अपीयर हो रहा है, 3, तो सपोर्ट क्या होगा, काउंट मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100%, दैट इज 75%। बी काउंट में कितने बार आ रहा है, 2, ये कैसे काउंट किया गया, ए से देखो, ए कितने बार आ रहा है देखो, 3 बार आ रहा है। बी कितने बार आ रहा है देखो, 2 बार आ रहा है। सी कितने बार आ रहा है देखो, 2 बार आ रहा है। ऐसे मतलब, ठीक है, ऐसे ये निकाल लिया। जो कम आ रहा है, डी ई एफ, जिसका 50% से कम है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आइटम सेट, फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या हो गया, ए बी सी। अब इसका कैंडिडेट टू आइटम सेट ले लिया, जैसे कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी का ए बी ए सी बी सी होगा, राइट। अब ए बी कितना हो रहा है, उसका ट्रांजेक्शन हमने देखा, काउंट कम है 25%, ए सी ज्यादा है 2 है, तो 2 होगा तो अच्छा है 50%। बी सी का भी
25%, तो आइटम सेट ए सी हो गया। आप जनरेट कैंडिडेट थी आइटम सेट ए बी सी का, आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसका फाइनल फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या होगा, ए सी। और ए सी का तो हमें पहले से 50% मिला था, इट्स गुड। सी ए का भी हमने देखा, सी ए का कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, ठीक है। सी ए का सपोर्ट 2 डिवाइडेड बाय 4, 50%। कॉन्फिडेंस क्या हो गया, सपोर्ट ए यूनियन सी डिवाइडेड बाय सपोर्ट सी, जो 100%। तो हमें मिल गया कि ए इम्प्लाइज सी एंड सी इम्प्लाइज ए, इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो दीज आर द रूल्स, राइट। So the rule C implies A is 100 confidence. This means whenever C is bought, item A is also always brought to. This means customer who purchase item C are strongly associated with item A, which is useful for product placement and cross promotion. तो आपका ये हो गया एसोसिएशन रूल, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस थ्योरी तो अच्छे से पढ़ ही लेना, ये मैं दे भी दूंगा, ये भी देख लेना बाद में। उसके बाद एक रह गया था न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क भी आपका एक सुपरवाइज लर्निंग है। न्यूरल नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN. दिस इज a computational model inspired by the way how human brain processes information. It consists of a network of interconnected units called neurons that work together to recognize patterns, classify data, and to make prediction. ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करके बनाया गया है। तो ये एक सिस्टम है जो एग्जाम्पल से लर्न होता है, लाइक हमारा ह्यूमन जो है, हम ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, राइट। तो इतना तो डेफिनेशन लिख दोगे। ह्यूमन ब्रेन्स contains billions of neurons connected through synapses. Similarly, an artificial neural network also has nodes, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, connected by weighted links. Each neuron receives input, processes, and passes the output to the next neural layer. During the learning, the weights are adjusted to minimize the error between the actual and predicted output. ठीक है। तो एक जो टाइपिकल न्यूरल नेटवर्क है उसमें 3 मेन लेयर्स रहता है। एक इनपुट लेयर जहां से इनपुट आएगा, इस ये जो दिख रहा है ये लाइन, ये सब में हम वेट लगाते हैं ताकि इस इनपुट का कितना वेट आगे बढ़ेगा। तो ये सब हिडन लेयर्स रहता है, और लास्ट में आउटपुट लेयर रहता है। इनपुट लेयर टेक्स द इनपुट डेटा, एग्जांपल लाइक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल में इनपुट्स कैन बी अमाउंट, time, location. Hidden layers performs computation by applying weights and activation functions. Like hidden layers allows the network to learn complex nonlinear relationship in data. Then output layer produces the final result or prediction, like fraud or non-fraud. तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, इस न्यूरॉन रिसीव्स मल्टीपल इनपुट्स, इस इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय वेट, देन वेटेड इनपुट्स आर सम्ड अप एंड एक्टिवेशन फंक्शन इज अप्लाइड टू डिसाइड द आउटपुट। की एक्टिवेशन फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तभी हमें डिसाइड करेगा कि कितना आउटपुट एक्चुअली होगा। दिस द neural network adjusts weights using a learning algorithm like back propagation to reduce the prediction error. अब ये इसके ऊपर बेसिस करके, इस लर्निंग एल्गोरिथम के ऊपर बेसिस करके आपका न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम FNN बोलते हैं। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, नो फीडबैक कनेक्शन नहीं रहता है, ओनली यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN बोलते हैं, हैज फीडबैक लूप्स, इसमें फीडबैक लूप्स होता है। आउटपुट फ्रॉम वन स्टेप इज फेड एज इनपुट टू द नेक्स्ट, तो एक स्टेप का आउटपुट दूसरे स्टेप के लिए इनपुट होगा। सुइटेबल फॉर सिक्वेंशियल डाटा लाइक टाइम सीरीज और टेक्स्ट, तो ये सिक्वेंशियल डाटा के लिए हम यूज करते हैं। और सबसे फेमस जो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, ये डिजाइन फॉर इमेज एंड वीडियो एनालिसिस, जो आजकल हम यूज करते ही रहते हैं। यूजेस कन्वोल्यूशनल लेयर्स to detect patterns like edges, colors and shapes. ठीक है, कन्वोल्यूशन, एक इमेज को टुकड़ा टुकड़ा बनाते हैं हम, ठीक है, बहुत सारे डिवाइड करते हैं, वो सबको हम कन्वोल्यूशन बोल के, कन्वोल्यूशन लेयर में हम एजेस, कलर्स, शेप्स ये सब डिटेक्ट करते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत है, लाइक इमेज रिकॉग्निशन हो गया, फेस, ऑब्जेक्ट, हैंड रिटन डिटेक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, वॉइस असिस्टेंट लाइक Siri, Alexa ये सब यूज करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में डिटेक्टिंग ट्यूमर्स फ्रॉम स्कैन्स, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, स्पैम फिल्टरिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑटोनोमस व्हीकल्स में तो हम यूज करते ही हैं इसको, लैंड डिटेक्शन, ऑब्स्टेकल रिकॉग्निशन। और इसका एडवांटेज ये कि इट कैन लर्न complex and non-linear relationship, adapts automatically
for learning or self-improving, and handles noisy or incomplete data, and excellent for pattern recognition and predictive modeling, जो आजकल डीप लर्निंग में बहुत हम यूज करते ही रहते हैं CNN और ये न्यूरल नेटवर्क. बट लिमिटेशन ये है कि इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा, कॉम्पिटिशनली वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. आज तुम ट्रेनिंग के लिए लगा दोगे तो हौस के खाल हो जाए अगर आपका सिस्टम का क्या है रैम और ग्राफिक्स कम है तो बहुत दिक्कत होगा ये. एंड इट वर्क्स एज ए ब्लैक बॉक्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट हाउ डिसीजन आर मेड. कैसे डिसीजन पे परफॉर्म हो रहा है, मतलब मेड अप हो रहा है, ये डिफिकल्ट है इंटरप्रेट करना. ठीक है, और इसमें ओवरफिटिंग का रिस्क है इफ द मॉडल बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज वी ट्रेन ए न्यूरल नेटवर्क टू प्रेडिक्ट वेदर ए स्टूडेंट विल पास और फेल बेस्ड ऑन आवर स्टडीज एंड अटेंडेंस रेट. तो इनपुट लेयर में क्या होगा, कितने आवर स्टडीज किया, कितना अटेंडेंस रेट है. हिडन लेयर में इसका कंप्यूट वेटेड सम, एंड आउटपुट लेयर में पास और फेल. द न्यूरल नेटवर्क लर्न्स फ्रॉम प्रीवियस स्टूडेंट डेटा एंड प्रेडिक्ट्स आउटकम्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स. के वो 5 घंटा पढ़ते थे तो वो पास होते थे या फेल होते थे. अटेंडेंस अगर 70% से कम था तो पास और फेल होते थे. ऐसा ही है. So, my dear students, with this, I have completed your whole syllabus. As I have promised, I have completed the whole syllabus of your DWDM within less than 6 days. मैंने 6 days बोला था, पर आज मैं 3 दिन में आप लोगों का कंप्लीट कर दिया. ठीक है, तो अभी आप लोगों को आज का क्वेश्चन मैं दे देता हूं जो आप लिख के सबमिट करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन ये है. The first question is that define data mining. What do you understand by matlab data mining? How it is related to machine learning, and what are the data pre-processing techniques? Explain. ठीक है. Next, what do you understand by supervised learning, unsupervised learning? ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, एग्जांपल सहित बताओगे. देन क्लासिफिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन, with example explain. And what do you understand by regression, ठीक है, and what do you understand by clustering. Explain decision tree, okay, how it works. Then explain k-means clustering algorithm, state the steps with example. Then what do you understand by training and testing. ट्रेनिंग डाटा सेट क्या है और टेस्टिंग डाटा सेट क्या है. ठीक है, एंड हम इसको क्यों कैसे यूज करते हैं, ट्रेनिंग डाटा सेट एंड टेस्टिंग डाटा सेट ट्रेनिंग के लिए. देन एक्सप्लेन व्हाट इज एसोसिएशन रूल माइनिंग, एंड व्हाट एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए प्रायोरी एल्गोरिथम. ओके, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए प्रायोरी एल्गोरिथम. एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय market basket analysis. Give a suitable example to explain it with the help of a priori algorithm, where you will use the concepts like support and confidence, frequent item set, etc. And the last question, along with this, one more question, explain what is neural network, how it works, and what are the different types of neural network. ठीक है, I hope it is clear, right? So my dear students, don't worry, you just go through these notes, video lecture I have already shared. Then the questions, I again say, whatever I am asking, please write down. I'll check on 6th. ठीक है, तो पूरा लिख लेना जो जो आज मैंने बोला. क्लासिफिकेशन, ट्रेनिंग डाटा सेट, टेस्टिंग डाटा सेट, क्लस्टरिंग, k-means algorithm, decision tree for classification and regression, difference between classification and regression, then a priori algorithm, market basket analysis, and neural network. ठीक है, बस इसी के साथ मैं इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करता हूं. ओके, सो थैंक यू, and ask me for